हाय गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 हम लोगों का हो रहा था। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल एंड इनहेरेंट लिमिटेशन। फिर हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल जो भी है। तो कल हम लोगों का हो गया था बेसिक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। कितने टाइप के कंट्रोल्स होते हैं पहले हम लोग ये जानते हैं। टोटल 3 टाइप के कंट्रोल होते हैं। किस किस टाइप के? प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव। प्रिवेंटिव मतलब जो कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के पहले ही प्रिवेंट कर देता है, लाइक उसको होने नहीं देता। ठीक है, वो वो ऐसा वाला कंट्रोल है जो मटेरियल मतलब मटेरियल छोड़िए कोई भी मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट करता है ताकि वो हो नहीं। डिटेक्टिव क्या है कि अगर मिसस्टेटमेंट हो गया तो कंट्रोल ऐसा होना चाहिए कि वो उसको डिटेक्ट कर पाए कि हाँ भाई मेरा मिसस्टेटमेंट हुआ है। और करेक्टिव कि मिसस्टेटमेंट को करेक्ट किया जाए। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल से हम लोग समझने जाए प्रिवेंटिव का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। एक ऑथोराइजेशन प्रोसीजर, मतलब सोचिए कि मैं वही स्टोर्स वाला बोल रहा हूँ कि कितना माल आ रहा है नहीं आ रहा है। तो एक आप स्टोर मैनेजर रखो, उसको आप बोल दो कि जितना भी माल आ रहा है उसका प्रॉपर बिल, जो भी सपोर्टिंग इनवॉइसेस होंगे जो भी होंगे वो सारे चेक करें। कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज, इसका मतलब क्या है कि जो भी आप एम्प्लॉय रखो ना वो कॉम्पिटेंट हो। तो क्या होगा कि अगर एम्प्लॉय ही कॉम्पिटेंट होगा, सोचिए कि अगर आप अकाउंटिंग के लिए आप ऐसा बंदे को रखो जिसको नॉर्मली अकाउंटिंग नहीं आता, या फिर अकाउंटिंग तो आता है लेकिन उसको टैली नहीं आता, तो उसमें उससे अगर वो पहला पहला करेगा तो अब मिस स्टेटमेंट होने का चांसेस ज्यादा है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज मतलब क्या, अगर आप ड्यूटी को प्रॉपरली सेग्रीगेट कर दोगे तो मिसस्टेटमेंट होने से बहुत हद तक बच जाएगा। क्योंकि सोचिए कि मतलब नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक ही बंदे को बहुत सारा काम मिल जाए, बहुत अलग अलग फील्ड का काम मिल जाए, तो क्या होगा जब भी वो मल्टीटास्क करेगा ना तो उसमें बहुत हो सकता है कि मिसस्टेटमेंट हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसका मिसस्टेटमेंट हो। आप सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज आप अच्छे से निभाए तो आपका बहुत सारा ड्यूटीज अलग अलग बंदे ने किया, तो एक का काम दूसरे ने चेक कर लिया, तो मिसस्टेटमेंट वो पहले होने ही नहीं देगा। सेफ गार्डिंग ऑफ एसेट, कि आपका जो भी एसेट है उसको आप सेफ गार्ड करके रखो। एंड ऑब्वियसली प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। ठीक है, डिटेक्टिव फंक्शंस में क्या है, डिटेक्टिव कंट्रोल्स में क्या है, एक है इंटरनल चेक कि आप इंटरनली चेक करते रहो, और इंटरनल ऑडिट। करेक्टिव कंट्रोल्स क्या हो सकता है, टाइमली करेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड टू टॉप मैनेजमेंट। आप टाइमली करेक्शन करते रहो और उसको रिपोर्ट करते रहो टॉप मैनेजमेंट को, तो वो करेक्टिव फंक्शन हुआ, मतलब उसको आप करेक्ट कर रहे हो। अभी जो इंटरनल कंट्रोल है ना उसके खुद के लिमिटेशंस है। आप अगर चैप्टर नंबर 1 याद करोगे तो उधर एक था इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट का नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। उसमें क्या था कि मैनेजमेंट का तो काम है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेसेसरी इंटरनल कंट्रोल वो मेंटेन करे विच इज नेसेसरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेकिन उसमें एक था कि इनहेरेंट लिमिटेशन भी तो है इंटरनल कंट्रोल का, खुद का इंटरनल कंट्रोल खुद का इनहेरेंट लिमिटेशन है। तो इनहेरेंट लिमिटेशन में क्या क्या बोला गया है, एक है कल्यूजन, ह्यूमन जजमेंट, जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट, लैक इन अंडरस्टैंडिंग, रीजनेबल एश्योरेंस एंड स्मॉल एंड। कल्यूजन, कल्यूजन में क्या बोला गया, कल्यूजन हो सकता है अमंग टू और मोर पीपल और बिटवीन मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है इंटरनल कंट्रोल का, कल्यूजन अमंग टू और मोर पीपल और बिटवीन मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। मतलब क्या है कि दो दो अ, मतलब दो और ज्यादा इंसान मिलके ना, अ, वो क्या हो सकता है कि मतलब अम, या तो मैनेजमेंट और
जो अलग जो स्टाफ्स है उसका क्या हुआ कि अ, एक साथ मिल गए और फ्रॉड कर दिए, ठीक है, तो आप उसको पकड़ नहीं सकते। ह्यूमन जजमेंट में क्या बोला गया है, while forming any decision or in designing internal control, while forming any decision or in designing internal control, as human judgment is involved, then it can be caused due to human error. Obviously, अगर कोई भी इंटरनल कंट्रोल को डिजाइन करने में या फिर कोई भी डिसीजन लेने में अगर ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व है तो हो ही बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसमें ह्यूमन एरर हो ही सकता है। ये तो एक ऐसा है ना कि ये कोई मशीन तो नहीं है, अल्टीमेटली ह्यूमन जजमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें हो सकता है कि गलती हो। जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट, जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट क्या, उसमें क्या बोला है, इट कैन बी फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, कैन बी फुल ऑफ अनसर्टेनिटी एंड प्रोन टू रिस्क। मतलब ऑब्वियसली भाई मैनेजमेंट तो ह्यूमन ही है, इसमें क्या है कि ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी और रिस्क तो हो गई, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इसमें क्या बोला गया, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग द इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस फ्रॉम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम fail to understand or fails to take appropriate action। ठीक है, इसमें क्या बोला है, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग द इंफॉर्मेशन, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग द इंफॉर्मेशन produced from internal control system fails to understand or fails to take appropriate action। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग द इंफॉर्मेशन मतलब इसमें क्या बोला गया है कि जो भी पर्सन है, अगर आप कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आप लगाए हो और उससे कोई इंफॉर्मेशन आ रहा है, तो जिसको वो इंटरप्रेशन इंफॉर्मेशन इंटरसेप्ट करके उसका इंटरप्रेशन इंटरप्रेटर इंटरप्रिटेशन करना है, लाइक उसको समझना है और अंडरस्टैंड करना है कि वो जो इंफॉर्मेशन वो कहना क्या चाहता है। उसमें क्या है कि वो जो पर्सन है वो खुद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, तो ऑब्वियसली अगर वो पर्सन खुद अंडरस्टैंड नहीं कर पाया तो वो कैसे ही एक मतलब अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा ना। और क्या बोला गया है, रुकिए 2 मिनट रुकिए, ये हैंड रिटन नोट्स में थोड़ा एक प्रॉब्लम होता है। मेन बात है ना, ये मेरा ये क्या था, जस्ट स्टार्टिंग स्टार्टिंग में था ना, तो मेरे को उतना आइडिया था नहीं, तो आप अगर चैप्टर 4 5 से देखोगे ना तो बहुत हद तक इम्प्रूव। 4 तो आप अच्छा लगेगा आपको, 5 भी बहुत अच्छा है, 5 भी आप देख सकते हो, आपको मतलब आप देख लीजिए आपको अच्छा ही लगेगा। हाँ, रीजनेबल एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस में ऑब्वियसली अगर जो ऑडिट खुद रीजनेबल एश्योरेंस देता है तो कैसे ही उसके इंटरनल कंट्रोल में भी तो लिमिटेशन हो गई। कंट्रोल नो मैटर हाउ इफेक्टिव कैन प्रोवाइड एन एंटिटी विथ ओनली रीजनेबल एश्योरेंस ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। और स्मॉल एंटिटीज में क्या है, उसका लिमिटेशन क्या है कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नॉट पॉसिबल एज एम्प्लॉयज आर फ्यू इन नंबर। ऑब्वियसली जो स्मॉल एंटिटीज होता है उसमें तो ज्यादा एम्प्लॉय रहता नहीं है, तो क्या है कि उसका जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी है ना उसका प्रॉपरली नहीं हो पाता है। एंड ओनर्स कैन ओवरराइड कंट्रोल, अगर अगर ओनर चाहे तो ऑब्वियसली वो कंट्रोल को ओवरराइड कर सकते हैं, मतलब कोई भी कंट्रोल हो वो खुद का कंट्रोल ला सकता है। एंड ओवरसाइड बाई ओनर और मैनेजर कंपनसेट लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। एडवांटेज क्या है कि ओवरसाइड बाई ओनर और मैनेजर कंपनसेट लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। मतलब जो
ओनर है वो क्या है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है ना, तो ऑब्वियसली सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज अगर थोड़ा कम भी हो तो कोई नहीं। कंपोनेंट ऑफ इंटर, पहले तो आप मुझे बोलिए कि आपको इनहेरेंट लिमिटेशन समझ है। इनहेरेंट लिमिटेशन क्या क्या है इंटरनल कंट्रोल के? अब 2 मिनट बस रुकिए, 2 मिनट। हाँ सॉरी सॉरी, एक एक पर्सनल काम के लिए मेरा थोड़ा लेट हो गया था। हाँ, तो पहले तो हम लोग और एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है इंटरनल कंट्रोल का। ह्यूमन जजमेंट, collusion, manage judgment of the management, lack of understanding, small entities, और एक था ना यार, एक था ना, एक था ना आई। हाँ मजाक नहीं, हाँ रीजनेबल एसोरेंस, ठीक है। हाँ, तो अभी कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल में टोटल 5 कंपोनेंट है। क्या क्या है? कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कंट्रोल एक्टिविटीज। क्या क्या है? कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और कंट्रोल एक्टिविटी। एक एक करके समझ। कंट्रोल एनवायरनमेंट, कंट्रोल एनवायरनमेंट में कुछ कुछ पॉइंट्स है जो कि हम लोगों को डिस्कस करना है। फर्स्ट पॉइंट है एथिकल वैल्यू। एथिकल वैल्यू में क्या बोला गया कि कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एनफोर्समेंट बाय एम्प्लॉइज थ्रू कोड ऑफ कंडक्ट। इसमें क्या है कि जो भी एथिकल वैल्यूज है ना उसको कम्युनिकेट करो एंड इन्फोर्स करो बाय एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयज के जरिए से थ्रू कोड ऑफ कंडक्ट। इन केस ऑफ अनएथिकल एक्टिविटी, टर्मिनेशन एंड रिडक्शन ऑफ इंसेंटिव। मतलब क्या कि जो एथिकल वैल्यूज है उसको आप कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू आप एम्प्लॉयज से इन्फोर्स कराओ, एंड अगर कुछ अनएथिकल एक्टिविटी हुआ तो आपको टर्मिनेशन भी कर सकते हो या फिर रिडक्शन इन, मतलब कोई तो एक पनिशमेंट रखो, रिडक्शन इन इंसेंटिव। कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, इसमें क्या बोला है? प्रॉपर पर्सन फॉर राइट जॉब, मतलब स्किल एंड नॉलेज के हिसाब से कि जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन होगा ना, देयर शुड बी स्टाफिंग ऑफ प्रॉपर पर्सन फॉर राइट जॉब। राइट जॉब मतलब प्रॉपर पर्सन मतलब क्या? स्किल एंड नॉलेज वाइज, ठीक है। सॉरी थोड़ा ना, ये मतलब ये जगह कम था ना, तो थोड़ा सा ऐसा हुआ है कि छोटा छोटा करके हुआ है ये, बस थोड़े ही टाइम के लिए। जब ऐसे 3:15 स्टार्ट होगा ना तो तब से ठीक ही होगा। फिर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, असाइनमेंट एंड डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या बोला गया है कि प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रखो जिसमें जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको प्रॉपरली असाइन किया गया हो एंड डिवीजन किया गया। असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें क्या बोला गया है कि रिपोर्टिंग रिलेशनशिप मस्ट बी एस्टेब्लिश, मतलब कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है ये इस्टेब्लिश होना बहुत सोचिए कि आप एक मतलब आप सेल्स का देख रहे हो, आपको किसको रिपोर्ट करना है कि मेरा सेल्स ये हुआ है, मैंने इतना माल बेचा, इसको माल बेचा है, आप किसको रिपोर्ट, आपको खुद नहीं पता, कोई भी आगे किसी को भी रिपोर्ट कर रहा है। तो क्या होगा जब फाइनल में जाके अगर आप देखने जाओ ना कि भाई किधर मिस स्टेटमेंट है या फिर कोई गलती किया है नहीं, आपको पता चलेगा ही नहीं। इसीलिए प्रॉपर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्टेब्लिश करना जरूरी है। तो यह मैनेजमेंट वर्किंग स्टाइल, इसमें क्या बोला है? मैनेजमेंट अप्रोच या फिर एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क टेकिंग, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्ट। मैनेजमेंट वर्किंग स्टाइल में क्या बोला गया है कि जो मैनेजमेंट का अप्रोच है या फिर एटीट्यूड है टुवर्ड्स रिस्क टेकिंग, अकाउंटिंग पॉलिसी एंड अकाउंटिंग सिस्टम, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इसमें क्या बोला गया है मैनेजमेंट वर्किंग स्टाइल में कि मैनेजमेंट का अप्रोच या फिर एटीट्यूड, मतलब वो देखो कि मैनेजमेंट का अप्रोच या फिर एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क टेकिंग, accounting policy and accounting system, information processing and financial reporting, and involvement of TCWG। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीसीडब्ल्यूजी मतलब क्या है कि वो इधर इंडिपेंडेंट और नॉट, मतलब जो भी टीसीडब्ल्यूजी है, दो स्टैट्यूट गवर्नर, वो इंडिपेंडेंट है क्या नहीं, कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है,
स्क्रूटिनी ऑफ एक्टिविटीज, मतलब उसके जो एक्टिविटीज उसको स्क्रूटिनी करो। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्टिविटीज, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शन विद द ऑडिटर, कि उसका इंटरेक्शन क्या है, कैसा है ऑडिटर के साथ, ठीक है। और एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस मतलब क्या, जो प्रीवियस ऑडिट गए हो उसका एक्सपीरियंस कैसा है ऑडिटर के रिलेटेड, ठीक है। तो क्या क्या है, वेदर इंडिपेंडेंट और नॉट, फिर उसका एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट कितना है, कि डे टू डे जो काम है उसमें एक कितना ज्यादा इन्वॉल्व, अगर ज्यादा इन्वॉल्व हुआ तो ऑब्वियसली वो एक मतलब रिक्स मटेरियल ऑफ रिक्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा हो जाएगा ना, कि आप इसके बाद में जाके पढ़ोगे कि कुछ रिस्क हमेशा सिग्निफिकेंट रिस्क होता है, तो उस हिसाब से। फिर एप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्टिविटीज, फिर एक्सपीरियंस विद प्रीवियस ऑडिट, ये सारे। और एचआर पॉलिसी, एचआर पॉलिसी मतलब क्या, उसका ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी कहते हैं, कंपनसेशन, स्टाफ रिक्रूटमेंट, ये सारे, ट्रेनिंग, ये सारे। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या बोला गया है, द ऑडिटर शैल ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदर द एंटिटी हैज ए प्रोसेस फॉर, मतलब ऑडिटर को ये ऑब्टेन करना पड़ेगा एक अंडरस्टैंडिंग, किसका, कि एंटिटी के पास ऐसा प्रोसेस है क्या नहीं, for identifying businesses relevant to financial reporting objectives, estimating the significance of risk, assessing the likelihood of their, मतलब क्या, and deciding about actions to address those risks। इसमें क्या बोला गया है कि ऑडिटर को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वेदर एंटिटी के पास ऐसा प्रोसेस है कि जिससे वो आइडेंटिफाई बिजनेस को, फिर एस्टिमेट करे उसका सिग्निफिकेंस को, कि वो कितना सिग्निफिकेंट है, फिर एसेस करे कि उसका होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, एंड डिसाइडिंग अबाउट एक्शंस टू एड्रेस दोस रिस्क, मतलब जो भी, मतलब अगर कोई एक्शन लिया भी है कि नहीं एंटिटी उस रिस्क को रिलेटेड, उसको मिटिगेट करना है या फिर एक्सेप्टेबल लेवल पे लो करना, और या फिर मतलब उसको लाइक टैकल करने के लिए कोई भी एक्शन लिया है कि नहीं। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल में क्या बोला गया है, टू एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ प्री डिफाइंड कंट्रोल। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल मतलब क्या, मतलब वो किस चीज के लिए, कि टू एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ प्री डिफाइंड कंट्रोल। और क्या बोला है, कैन टेक रेमिडियल एक्शन, मतलब जो कंट्रोल है वो क्या रेमिडियल एक्शन ले सकता है बाय सेपरेट इन, टू एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ प्री डिफाइंड कंट्रोल कैन टेक रेमिडियल एक्शंस बाय सेपरेट इवैल्यूएशन, मतलब इंटरनल ऑडिट, मतलब सेपरेटली इवैल्यूएट करना। ऑनगोइंग एक्टिविटी, जो ऑनगोइंग एक्टिविटी चलता है, मतलब नॉर्मल डे टू डे इंटरनल चेक एंड बोथ। कैन टेक फीडबैक और सजेशन फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टी, मतलब जो भी कंट्रोल है वो एक्सटर्नल पार्टी से फीडबैक और सजेशन ले सकता है कि नहीं। और स्मॉल एंटिटीज में क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल इज इजीली अकम्प्लिश, क्योंकि ऑब्वियसली ओनर ही इन्वॉल्व है, तो उसका तो मॉनिटरिंग कंट्रोल में अच्छी तरीके से होगा, ठीक है। तो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल में क्या है, टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ प्रीडिफाइंड कंट्रोल कैन टेक रेमेडियल एक्शन बाय सेपरेट इवैल्यूएशन, मतलब इंटरनल ऑडिट, ऑनगोइंग एक्टिविटीज, मतलब इंटरनल चेक, और बोथ एंड बोथ can take feedback or suggestion from external parties। तो ऑल एंटिटीज में ऑब्वियसली ये अकम्प्लिश अच्छे से होता है। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसमें क्या क्या है, सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्रीज, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रोसीजर थ्रू which transaction initiate, record, process, transfer and correction are done, an information system which captures the above stated events। मतलब इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या क्या इंक्लूड है, एक है सिग्निफिकेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्रीज, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, प्रोसीजर थ्रू विच, मतलब जो प्रोसीजर थ्रू विच कोई भी ट्रांजैक्शन इनिशिएट होता है, फिर उसको रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसको प्रोसेस किया जाता है, फिर ट्रांसफर एंड करेक्शन किया जाता है। और जो इंफॉर्मेशन सिस्टम जिससे ये पूरा चीजें कैप्चर होता है, मतलब एक तो कोई तो इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा ना, कि जिसमें
जो भी क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन है, जनरल एंट्रीज है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस चल रहा है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है, और जो भी उसको रिलेटेड जो भी है कि जो भी इनिशिएट होता है, जो भी ट्रांजेक्शन इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस, ट्रांसफर एंड करेक्शन होता है, उसको तो कोई तो कैप्चर कर रहा है ना, कोई तो इन्फॉर्मेशन सिस्टम उसका। एंड कंट्रोल एक्टिविटीज, कंट्रोल एक्टिविटीज, कंट्रोल एक्टिविटीज बहुत सारे कंट्रोल एक्टिविटीज है, कुछ कुछ है रिलेवेंट टू ऑडिट, कुछ कुछ नॉन रिलेवेंट टू ऑडिट। जो रिलेवेंट टू ऑडिट है, जैसे कि सोच लीजिए कि मतलब सेफगार्डिंग ऑफ एसेट। अभी सेफगार्डिंग ऑफ एसेट, अभी अगर हर एसेट ऑडिट का कोई काम में नहीं, ठीक है, जो एसेट ऑडिट के लिए रिलेवेंट है उसी को, ठीक है, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इफेक्ट आता है, उसी चीज को लेकर। फिर परफॉर्मेंस रिव्यू, मतलब जो भी बजट में हुआ है, बजट में आपको सोचिए कि जितना दिया गया है, अलॉट किया है, उसके हिसाब से आपका परफॉर्मेंस कैसा है। फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मतलब इंफॉर्मेशन प्रॉपरली प्रोसेस हो रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्या, चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड फिजिकल कंट्रोल। ठीक है, तो आज हम लोग ने क्या सीखे, एक तो है इन लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो कल हम लोग देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन। अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन नहीं नहीं, ये अलग टॉपिक है। बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन कल करेंगे। हाँ, मजा आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, मतलब ये कल करेंगे, ऐसे 315 ये सारी तो होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं, और कल हम लोग देखेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन और मेथड्स क्या क्या है इवैल्यूएट करने का। तो फिर से आपसे मिलना होगा कल। आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा, इंस्टा पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा, मेरे सारे लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम में आपको हर एक चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। अभी तक चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 11 ये सारे चैप्टर्स का हैंड रिटन नोट ऑलरेडी प्रोवाइडेड किया गया है। और फिर चैप्टर नंबर 5 जैसे जैसे आएगा, चैप्टर नंबर 5, 6 उस हिसाब से सारे चैप्टर्स का हैंड रिटन नोट्स ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। भाई, और मैं बोलूंगा कि अगर आपको होगा ना, तो आप ना इसको पीडीएफ को प्रिंट करा लेना, तो क्या वो आपको पढ़ने में आसानी होगा। बाय।